हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं सुबह की 6 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। और आज की इस कैप्सूल क्लास में हम लोग करने वाले हैं 12th रसायन विज्ञान यानी कक्षा 12 केमिस्ट्री के 2 नंबर वाले 5 महत्वपूर्ण प्रश्न। मेरे भाई, पूरे केमिस्ट्री से हमने 55 से 60 महत्वपूर्ण प्रश्न निकाले हैं 2 नंबर वाले। मुझे यकीन है कि अगर आप ये तैयार कर लेते हैं तो आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर वाला। सब क्वेश्चन इसी में से होंगे, लेकिन मैं एक साथ भी दे सकता था। प्रॉब्लम यह होगी कि एक साथ दे देंगे तो आपको याद करने में दिक्कत होगी। तो मैंने सोचा है कि 5-5, 7-7 क्वेश्चन करके मॉर्निंग में आपको धीरे धीरे करा देंगे। जो बचा हुआ समय में उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा, याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो डेली आप सभी लोग 6 बजे ये क्लास होती है, जरूर ले लिया करिए, बहुत ही हेल्पफुल होगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वरदान बैच है उन सभी बच्चों के लिए जो अब से बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं, बोर्ड एग्जाम की अच्छे तरीके से रिवीजन करना चाहते हैं। तो प्रॉपर यहाँ पे अलग से आपकी क्लासेस चल रही हैं, रिवीजन क्लासेस जिसे कह सकते हो आप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की क्लासेस चल रही हैं, 1 शॉट रिवीजन क्लासेस चल रही हैं, माइंड मैप दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग पीडीएफ को लेकर परेशान रहते हो कि सर मुझे नोट्स नहीं मेरे पास, तो यहाँ पे आपको बुकलेट भी दिया जा रहा है प्रिंटिंग फॉर्म में, जो कि नोट्स का काम करेगा। कंप्लीट सिलेबस के सभी चीज, महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर, सभी चीजें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही हैं। आप सभी लोग अल्फा प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर ये नंबर है 930 577 1375। इस नंबर पे कॉल करके भी आप एक बार जानकारी ले सकते हैं क्या क्या चीजें आ रही हैं। बहुत ही छोटी सी फीस लगेगी, क्योंकि ये क्लासेज यूट्यूब पे नहीं होती हैं, ऐप पे होती हैं। इसलिए ऐप पे चलाने के लिए थोड़ा सा आपका सहयोग चाहिए, क्योंकि इतने टीचर आपको पढ़ाएंगे, तो आपसे बहुत ही छोटी सी फीस लिया जा रहा है, मात्र 299 रुपए। इसमें आपको ये सभी चीजें दी जा रही हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ध्यानपूर्वक इधर आइए सभी लोग। प्रश्न क्या है? संक्रमण तत्वों की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है? क्वेश्चन क्या है? संक्रमण जो तत्व होते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं, इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है? देखो, संक्रमण तत्व की परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था इसलिए होती है क्योंकि इनके अंतिम डी कक्षक में, अगर आपको भी आ रहा है तो जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना। इसलिए होती है क्योंकि इनके अंतिम डी कक्षक में क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहला रीजन यह है ना। 2 रीजन होता है। सबसे पहला रीजन क्या है? संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं क्यों बताओ? परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं क्योंकि इनके डी कक्षक में क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। अयुग्मित क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। टेंशन नहीं लेना है, अगर 2 बार आप लोग पढ़ोगे मेरे साथ तो ये याद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहली बात हुई। दूसरा एक रीजन यह भी होता है कि जो संक्रमण तत्व होते हैं, इनके जो NS कक्षक होता है तथा N-1 डी कक्षक जो होता है, NS कक्षक तथा N-1 डी कक्षक के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम पाया जाता है। NS कक्षक और N-डी कक्षक के बीच ऊर्जा अंतराल कम पाया जाता है, जिसके वजह से यस के इलेक्ट्रॉन डी में आ जाते हैं कभी कभी। इसके कारण जो है यह परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। एकदम स्पष्ट रूप से होना चाहिए, दिमाग में सेट होना चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्या है? संक्रमण तत्व में NS और N-डी कक्षक के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम पाया जाता है। ऊर्जा अंतराल बहुत ही कम पाया जाता है, जिसकी वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक दूसरे कक्षक में कूदते रहते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे, 2 लोगों का मकान है, एक बंदे का मकान यह है, दूसरे बंदे का मकान यह है। इन दोनों बंदे के मकान में क्या है?
एकदम सटा सटा है, तो इसके मकान से इसके मकान पे, इसके मकान के इसके मकान पे एक दूसरे पे आप लोग कूदते फांदते दौड़ते उड़ते रहते हो। अगर दोनों के बीच में दोस्ती है, अगर दुश्मनी है तो नहीं जाओगे। तो वही बात है, क्योंकि कब जाओगे, जब इन दोनों के बीच एक तरह से दूरी कम हो, सटा हो दीवार, मान लो एक हाथ की भी दूरी हो तो आप डाक जाओगे, पैर से छलांग मार जाओगे, उतना चले जाते हो, है ना। तब हो करते हो जब इनके बीच क्या हो, दूरी कम हो, है ना, दूरी कम हो। उसी तरीके से अगर NS कक्षक और N-D कक्षक के बीच ऊर्जा अंतराल कम होता है तो NS के ND में, ND के NS में इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कूदते फांदते रहते हैं, जिसकी वजह से यह परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिखोगे यहां पे, NS तथा N-D कक्षक के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होने के कारण भी यह परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, बात समझ में आ गई भाई। ये दो रीजन होता है परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के लिए। अच्छा, परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसलिए ये संक्रमण तत्व जो होते हैं ना, उत्प्रेरक के रूप में यूज किए जाते हैं। यह भी बात आप ध्यान रखना और याद रखना कि अगर ये परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, जिसके कारण यह क्या करते हैं, उत्प्रेरक के रूप में इनका प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, हो सकता है एग्जाम में थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के पूछे कि संक्रमण तत्वों का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में क्यों करते हैं, तो इसका रीजन है क्योंकि यह परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये परिवर्तनशील आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। समपरासरी घोल क्या है। देखिए, समपरासरी विलयन क्या होता है, समपरासरी विलयन समपरासरी विलयन क्या होता है, वह विलयन होता है, जिसके क्या हो, परासरण दाब क्या हो, समान हो। समपरासरी विलयन वह विलयन होते हैं जिनके परासर दाब समान हो, उन्हें क्या समपरासरी विलयन कहते हैं, है ना, है ना। जैसे आपके सामने दो विलयन है, एक तो ये वाला विलयन है, इसमें है, दूसरा विलयन ये है। इसका दाब P1 है, इसका दाब P2 है। तो ये समपरासी कब होंगे, जब इन दोनों का दाब P1 इज इक्वल टू P2 के बराबर होगा। जब इन दोनों का दाब P1 इज इक्वल टू P2 के बराबर होगा, मतलब हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि है ना, P इज इक्वल टू क्या होता है, या आप लिख सकते हो पाई लिख सकते हो, पाई1 पाई2 भी लिख सकते हो, है ना। कहीं कहीं पाई प्रदर्शित किया जाता है, कहीं कहीं P प्रदर्शित किया जाता है। हम P1 इज इक्वल टू P2 लिखते हैं। तो आप हम लोग ये भी जानते हैं P इज इक्वल टू क्या होता है, C1 CRT इज इक्वल टू CRT होगा। ताप समान हो, अगर आपके ताप इसके समान हो तो आपको पता है सांद्रता अलग अलग हो सकते हैं, है ना। ठीक है, और आर कट जाएगा, C1 इज इक्वल टू C2 के बराबर होता है। ठीक है, ये बात होती है ना।
तो मैं ये आपको बता रहा था कि ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो समपराशली विलयन किसे कहते हैं? वह विलयन जिनके पराश्रद्धाप समान हो, समपराशली विलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा दें। देखिए इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, आपके सामने मैं एक सेल बना रहा हूं, ध्यान से समझना। यह सेल है, इस सेल में, अगला ध्यान से समझना, इस सेल में यह आपका एक इलेक्ट्रोड डाला हूं लाल कलर का। यह इलेक्ट्रोड मान लो किसका है? जिंक का है, जिंक का है। और इस इलेक्ट्रोड को जिस विलयन में डाला गया है, यह विलयन जो है, यह विलयन किसका भैया? यह विलयन है आपका ZnSO4 का है, जिंक सल्फेट का विलयन है ना। जब किसी धातु के उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु पे एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इस धातु को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। इस धातु को क्या कहा जाता है? इस धातु को क्या कहा जाता है मेरे भाई? इलेक्ट्रोड कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो क्या लिखोगे परिभाषा? सभी लोग परिभाषा क्या लिखोगे बताओ? जब किसी धातु को उसी धातु के, किसी धातु के छड़ को, धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में, लवण के विलयन में क्या किया जाता है? डुबोया जाता है। उसी धातु के लवण के विलयन में क्या किया जाता है? डुबोया जाता है। तो धातु पर क्या हो जाता है? एक विभव उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। तो धातु पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और इस धातु के छड़ को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। और धातु के छड़ को और इस धातु के छड़ को, धातु के छड़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, कहते हैं। इस धातु के छड़ को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं। अरे आ रही है बात समझ में सभी को? बताओ एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, है ना। जब किसी धातु के छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में क्या किया जाए? डुबोया जाए, तो उस धातु के छड़ पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन चला जाए, चौथा नंबर क्वेश्चन, क्लीमेंसन अपचयन के बारे में समझाइए। देखिए क्लीमेंसन अपचयन में क्या होता है? जब कार्बोनिल यौगिकों को, किसको? कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल, कार्बोनिल ऐसे लिखा जाता है ना, यौगिक। कार्बोनिल यौगिक का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कार्बोनिल यौगिक का मतलब होता है ऐसे यौगिक जिनके पास इस तरीके से हो, C डबल बॉन्ड O, ये हो। अब यहाँ पे आपके R भी जुड़ सकते हैं, H भी जुड़ सकते हैं। आप लोगों को बता दूं, शाम के टाइम इस समय रिएक्शन पे एक्शन की क्लास चल रही है। रिएक्शन पे हम लोग ले रहे हैं एक्शन। सभी को शाम को आना चाहिए। अगर आपको रिएक्शन में डर लगता है तो ये सभी रिएक्शन को हम आसान बना देंगे एग्जाम तक। एग्जाम तक नहीं, एग्जाम से बहुत दिन पहले, बस 5 से 10 दिन में 10 लेक्चर आपको देखने होंगे, पूरे रिएक्शन याद हो जाएंगे। लेकिन भैया आपको लगातार आने होंगे। ये आपका क्या है? कार्बोनिल यौगिक है। या फिर आप यहां पे क्या लिख सकते हो?
ये आर आर सी डबल बॉन्ड, ये सब क्या होते हैं, कार्बोनिल यौगिक होते हैं। अच्छा जरा मुझे बताओ इसका क्या कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक है, हम चलते हैं अपने बात। तो कार्बोनिल यौगिक जो होते हैं, ये जिनके पास ये होते हैं, इनको इनकी इनका अपचयन का जो होता है अपचयन, अपचयन जो है जिंक अमलगम JnHG, जिंक अमलगम, हाँ, है ना, के उपस्थिति में कराने पर, उपस्थिति के उपस्थिति में क्या कराने पर, जिंक अमलगम की उपस्थिति में कराने पर क्या होता है ना, कराने पर क्या प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, क्लीमेंसन अपचयन कहते हैं, क्लेमेंसन अपचयन कहते हैं, अपचयन कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, क्लेमेंसन अपचयन कहते हैं। बहुत ही आसान सी रिएक्शन होती है, ध्यान देना। इसमें क्या होता है, देखो आपको पता है कि मान लो आपके सामने इसका अपचयन हो रहा है, कोई भी जुड़ा हो यहां पे, इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, क्लीमेंसन वाला। ठीक है, क्लीमेंसन अपचयन किसके उपस्थिति में होता है, जिंक अमलगम, किसके उपस्थिति में होता है, जेडेएन, जिंक HG, जिंक अमलगम की उपस्थिति में इसका अपचयन होता है H2, है ना, अपचयन। अच्छा अपचयन में क्या होता है, अपचयन में आपको पता है हाइड्रोजन का जुड़ता है, अपचयन में क्या होता है मेरे भाई, आप लोग पता है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है, बाहर होता है, और हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है, हाइड्रोजन जुड़ता है। यानी कि यहां से जो ये ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को बाहर निकालेंगे, और इसके ऑक्सीजन के पास हम लोग क्या कर देंगे, ये C का C रहेगा, यहाँ पे H2 लिख देंगे, एक ऑक्सीजन को हटा के दो हाइड्रोजन को जोड़ना पड़ता है। तो ये आपका क्लीमेंसन अपचयन हो गया। अगर आपके सामने अगर कोई रिएक्शन दे दे इस तरीके का, CH3 CH3 C डबल बॉन्ड हो, अगर कह दे इसका इसका क्लीमेंसन अपचयन करा दो, है ना, क्लीमेंसन अपचयन करा दो JnHG की उपस्थिति में इसका अपचयन करा दो, तो क्या लिखोगे, क्या होगा, सीधी सी बात है, यह आपका ऑक्सीजन हटेगा, इसके जगह पे दो हाइड्रोजन आ जाएगा, ये ट्रिक होता है। CH2 क्या बन गया, यह एल्केन हो गया, इसका नाम क्या देखोगे, 1 2 3 3 कार्बन है, प्रोपेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन हो जाएगा, है ना। अगर आपसे कोई कह दे इस तरीके से कि ये है आपके सामने H C डबल बॉन्ड हो, इसको क्या कहा जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड कहा जाता है, इसका क्लीमेंसन अपचयन करा दो, है ना, इसका क्लीमेंसन अपचयन करा दो JnHG और इसकी उपस्थिति में, तो यहां पे क्या हो जाता है, देखो यहां पे क्या हो जाएगा, H C डबल बॉन्ड हो के यहां पे H2 लिख दोगे, है ना, C डबल बॉन्ड हो के यहां पे H2 लिख दोगे, क्योंकि एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, मेथेन, देखोगे तो मेथेन ही है, CH4 लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, तो एक तरह से यह मेथेन ही है। क्यों भाई, बात समझ में आई क्या, है ना, ठीक है भाई, इस तरीके से होता है, ठीक है, तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। अगर आपको रिएक्शन कराने के लिए हम कह दें, इसका करके मुझे दिखाओ, इसका CH3 CH3CHO को O का, तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है इसमें, JnHG, ठीक है, अपचयन। तो पहला काम आप कर सकते हो कि इसको इस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से CH3H C डबल बॉन्ड हो, ऐसे लिख के आप यहाँ पे वो जो H2 जोड़ सकते हो, या फिर दूसरा काम आप सिंपल कर सकते हो, वह काम यह है कि आप इस ऑक्सीजन को हटा दीजिए, यहाँ पे H2 जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 CH और O के यहाँ पे H2 जोड़ दिए, तो यहाँ पे 2 1 3, यहाँ पे CH3 हो जाएगा, CH3 CH3 ये हो जाएगा। बात समझ में आई क्या,
ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक तरह से एथेन है। ये क्या है, एथेन है। देखो जिस तरीके से यह आपका वोल्फ किस्नर अपचयन था, उसी तरीके से इसका मैं कॉपी करता हूं। ध्यान देना सभी लोग, इसका मैंने क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। अगर हम यहां पे, ये क्लीविंसन अपचयन था ना, अगर हम यहां पे हाइड्राजीन यूज करें, NH2 हाइड्राजीन यूज करें, NH2 हाइड्राजीन यूज करें, तो यह अपक्रिया बदल जाती है। इस अपक्रिया का नाम हो जाता है वोल्फ किस्नर अपचयन। सेम प्रोडक्ट, बस यहां पे पहले हम जिंक अमलगम यूज कर रहे थे और वहां पे हाइड्राजीन यूज किए, तो क्या हो जाएगा, वोल्फ किस्नर अभिक्रिया, वोल्फ किस्नर अपक्रिया हो जाएगी, है ना। अगर जिंक अमलगम यूज करेंगे तो क्लीमेंसन अपचयन अपक्रिया, अगर हाइड्राजीन यूज करेंगे तो वोल्फ किस्नर अपक्रिया हो जाएगी। पांचवा क्वेश्चन यह है कि बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग भी अपने पेपर में देखे होंगे। क्या है क्वेश्चन, कि बराबर आणविक द्रव्यमान वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, यह एल्कोहल से कम जल में विलय होते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो इसका रीजन यह होता है कि जो बराबर, क्योंकि एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल जल में क्या होता है, ज्यादा विलय होता है, ज्यादा विलय होता है। एल्कोहल जल में ज्यादा विलय होता है, क्योंकि एल्कोहल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, क्योंकि एल्कोहल में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंद पाया जाता है, जो जल के साथ जुड़ जाता है और इसकी विलेयता बढ़ा देता है। जबकि सामान्य हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन बंद नहीं पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंद के कारण एल्कोहल जल में सामान्य हाइड्रोकार्बन की अपेक्षाकृत ज्यादा विलय होता है। यह भी प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। अच्छा, कभी कभी प्रश्न को घुमा देता है, कहता है समान आणविक द्रव्यमान वाला ईथर जो है जल में कम विलय होता है, जबकि उतना ही आणविक द्रव्यमान वाला आपका एल्कोहल जल में ज्यादा विलय होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो आप कंफ्यूज मत होना, आप इतना लिख देना, क्योंकि एल्कोहल में क्या पाया जाता है, आपका सीधा रिएक्शन हाइड्रोजन बंद पाया जाता है। हाइड्रोजन बंद के कारण इसका क्वथनांक भी अधिक होता है। ठीक है ना। चलो यहां तक क्लियर सभी को। तो आज के 5 क्वेश्चन यानी 5 रत्न कंप्लीट हो गए। और ये रहा आपके लिए आज का होमवर्क। आप लिखिएगा, 6वां होमवर्क है, निम्नलिखित में से कौन सा अणुसंघ गुणधर्म नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा इसका सही आंसर क्या है। साथ में मैं आप सभी लोगों को 3 काम करने के लिए बोलता हूं रोज, कि अपना नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ना, कितना घंटा आप लोग, और अपना लक्ष्य, कितना लक्ष्य है आपका बोर्ड एग्जाम में पाने का, ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। साथ में आपने कितना घंटा पढ़ाई किया है कल, और घंटा आपने पढ़ाई किया है कल, ये भी आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। लगातार कमेंट करते रहिए। जो बच्चे लगातार कमेंट किए हैं, कमेंट करने का मतलब डेली क्लास किए हैं, ठीक है, उन सभी बच्चों का परसेंटेज भी अच्छा आएगा और हम अपनी तरफ से एक छोटा सा आप लोगों को गिफ्ट देने वाला हूं। देखते हैं कौन बच्चा अच्छा कमेंट करता है। कमेंट इसलिए मैं करवा रहा हूं, मुझे पैसे नहीं मिलते, इसलिए मैं करवा रहा हूं क्योंकि मैं देख सकूं कौन बच्चा कितना घंटा पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती।